नमस्कार साथियों, आज ईद है और कांग्रेस परिवार की तरफ से मैं आप सभी को ईद मुबारक। मेरे साथ आज की इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय श्री हरिशंकर गुप्ता जी भी मौजूद हैं। मेरे साथ पूर्व विधायक श्री आदर्श शास्त्री जी भी हैं। साथियों, एक बड़े गंभीर विषय के ऊपर आज हम लोग आपके माध्यम से देशवासियों के बीच में कुछ बात रखेंगे। जो बातें हैं वो देश की सरकार से संबंधित है। देश की पार्लियामेंट में जिस तरह से पिछले 2 दिनों से एक विषय को लेकर के चिंता जाहिर की जा रही है और सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि उस विषय के ऊपर सरकार अपना पक्ष रखे, चर्चा कराए, क्योंकि वो विषय साथियों सीधे देश की सुरक्षा का भी है, देश की जनता की आज़ादी का भी है, उनके अधिकारों का भी है। और वो विषय मोदी सरकार के द्वारा इजरायली जो सॉफ्टवेयर पेगासस स्पाईवेयर कहें, सॉफ्टवेयर कहें, जिसको लेकर के खबरें आई हैं कि देश में न केवल राजनेताओं की जासूसी की जा रही है, बल्कि देश के ईमानदार निडर पत्रकारों की बात हो या शिक्षाविदों की बात हो, अधिकारियों की बात हो या देश के नागरिकों की बात हो, जो सरकार से प्रश्न पूछने की हिम्मत रखते हैं, जो मोदी सरकार की नीतियों के बारे में निडरता के साथ सवाल करते हैं, ऐसे लोगों के फ़ोन को इजरायली सॉफ्टवेयर के द्वारा हैक करना, उनके जीवन में ताक झांक करना, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से निरंतर ये मांग कर रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए कि आखिर सच्चाई जनता के सामने सरकार क्यों नहीं रख रही। साथियों, एक बार हम सुन रहे हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस उद्देश्य से कहां किया जा सकता है। तो ये मुझे बताते बड़ी हैरानगी होती है। स्वयं से जब ये कंपनी एनएसओ जो ग्रुप सिटीजन लैब्स जो कि मंक स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को स्पष्ट रूप से ये कहता है कि इसका प्रयोग केवल और केवल कानून की सुरक्षा, अपराध या आतंकवाद की सुरक्षा को लेकर के इसका प्रयोग कर सकते हैं और केवल ये सॉफ्टवेयर सरकार को दिया जा सकता है, यानी कि देश से देश की सरकार को दिया जा सकता है। लेकिन जब नाम इस जासूसी में जब नाम आते हैं, जिस लिस्ट का जिक्र बार बार अभी एक मीडिया ग्रुप के द्वारा उजागर किए गए हैं, उसमें हैरानगी होती है कि विश्व के अंदर लगभग 50,000 और देश के अंदर लगभग 300 ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जिनकी जासूसी करने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन सरकार इसको लगातार इनकार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह की सूचनाएं आई हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाने की कोशिश जो करी जा रही है, ये बहुत ही देश के लिए घातक है। इस जासूसी के तहत जो मुख्य रूप से जो नाम पत्रकारों के साथ साथ उभर करके आए, मैं कहना चाहता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी को लेकर के भी इस सूची में जिक्र आया है।
राहुल जी की मोबाइल को एक तरह से हैक करने की कोशिश करना, उन पे जासूसी करना, आखिर मोदी सरकार या अमित शाह इतने डरते क्यों हैं? राहुल गांधी जी लगातार 2014 से लेकर के आज तक इस सरकार से यदि प्रश्न पूछते हैं, सवाल खड़े करते हैं मजदूरों के, किसानों के या राफेल को लेकर के, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सरकार के मन में, या सरकार मोदी या अमित शाह के मन में कहीं ना कहीं ये डर, ये खौफ सीधे तौर पर दिखाई देता है। हालांकि राहुल जी को लगातार परेशान करने का प्रयास इस सरकार के द्वारा होता रहा है। साथियों, राहुल जी और उनके ऑफिस के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश, जो कि आज राज्यसभा सांसद भी बीजेपी से, सूचना ये है कि उनके मोबाइल और उनके कार्यालय के अंदर भी जासूसी की गई। जिस महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाए, उनके नंबरों को भी हैक करने की कोशिश की गई, उनको भी जासूसी की गई। प्रश्न ये उठता है, राजनेता, न्यायाधीश के साथ साथ जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जो रक्षा करने वाला जो कमीशन है, यानी कि इलेक्शन आयोग के पूर्व आयुक्त के मोबाइल और उन पे भी जासूसी करने का आरोप लगा है। यानी कि हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है उस पे जासूसी, देश के राजनीति के ईमानदार प्रतिष्ठित लोग, विपक्ष के जो चेहरे हैं उनकी जासूसी, लोकतंत्र को गठन करने वाला सबसे सर्वोच्च हमारा कमीशन इलेक्शन आयोग, उसकी जासूसी। ये क्या दर्शाता है? मैं ये कहना चाहता हूं और दावे के साथ कहना चाहता हूं, यदि मोदी जी और अमित शाह जी के चरित्र को आप देखेंगे या भाजपा के चरित्र को देखेंगे तो इनके डीएनए में हमेशा से जासूसी आपको नजर आएगी। इतिहास गवाह है, आजाद भारत से पहले अंग्रेजों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के लिए काम करना, जासूसी काम करना, और आजाद भारत के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी और अमित शाह जी का जो कार्यकाल रहा है वो छुपा नहीं है किसी से। इसीलिए भाजपा के नेता और भाजपा के चरित्र में हम ये कहना चाहते हैं कि जासूसी इनके डीएनए में आज से नहीं, ये पहले से, और आज ये सार्वजनिक हो चुकी हैं ये बातें। जब इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से देश के 300 ऐसे बड़े चेहरे जो समाज सेवा में या राजनीति में या कानून प्रणाली में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे रहे हैं इस देश के उत्थान के और विकास के लिए, उन पर निगरानी करना, उनकी जांच कराना, उनकी जासूसी कराना, ये प्रमाण है इस बात का कि भाजपा का चरित्र ही ये है। साथियों, सवाल ये उठता है कि ये स्पाईवेयर पेगासस का जो इस्तेमाल है 2021 में उजागर होता दिखता है, लेकिन ये कोई आजकल से नहीं, इस पे आरोप पहले भी रखते रहे। 2019 में भी चुनाव से पहले, याद होगा आप लोगों को, तब भी ये आरोप लगे थे। पार्लियामेंट में भी ये मसला उठा था, तब मसला व्हाट्सएप की हैकिंग को लेके था, लेकिन सरकार ने बड़ी चतुराई से उस समय इस बात को किस तरह से दबा दिया गया, क्या तथ्य उस समय भी राष्ट्रवाद के नारे के साथ सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। आज वही सच उभर करके आज देश की जनता के सामने, आज कई ऐसे प्रश्न हैं जो आज देशवासियों के जहन में दौड़ रहे हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव 2019 से पहले इस तरह की हैकिंग, ये प्रमाण है इस बात का कि पूर्व में हुए जो चुनाव हैं वो भी संदेह के घेरे में। और जैसे निरंतर सूचना है, आज तो सार्वजनिक तौर पर पब्लिक डोमेन में ये बात है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये केवल सरकार टू सरकार के बीच में ही अनुबंध के साथ दिया जा सकता है। ये आतंकवाद के खिलाफ
या देश की सुरक्षा के खिलाफ इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन आप देश में प्रयोग किसके खिलाफ कर रहे हैं? क्या ये देश के वरिष्ठ पत्रकार आतंकवादी हैं? क्या राहुल गांधी जी के और राहुल गांधी जी के कार्यालय में काम करने वाले लोग क्या अपराधी हैं? या इनके अपनी कैबिनेट में मंत्री, हालांकि वो अपने आप को इससे दूर रखते हुए सीधे तौर पर उससे इनकार करते हैं, मैं समझ सकता हूं उनकी स्थिति सरकार की कैबिनेट में रहते हुए, क्या वो अपराधी हैं? ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका जवाब शायद केंद्र सरकार और मोदी सरकार नहीं देना चाहती। कांग्रेस ने निरंतर ये बात कही है, दोहराई है, और आज दावे के साथ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सॉफ्टवेयर को मोदी सरकार ने इजराइल गवर्नमेंट से सीधे तौर पर खरीदा है। आज ये सिद्ध हो गया है। आज सरकार माने ना माने, लेकिन तमाम तथ्य, तमाम बातें ये सिद्ध करती हैं कि इजरायली एजेंसी से सीधे तौर पर जब सरकार से उसका अनुबंध हुआ हो तो इसका प्रयोग भी सीधे तौर पर सरकार उन चुनिंदा पत्रकार, राजनेता, समाजसेवी लोगों के ऊपर कर रही है जो सरकार से शायद सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। साथियों, मैं थोड़ा सा पास्ट में भी यदि सरकार में बैठे हुए दो बड़े शीर्ष नेताओं का इतिहास बताऊं तो उससे आपको इसको और समझने में आसानी होगी। बार बार गुजरात मॉडल का जिक्र भाजपा करती रही, और आज केंद्र की सरकार में जो शीर्ष स्थान पर जो लोग बैठे हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी अमित शाह साहब, जो अपने आप को चाणक्य कहते हैं राजनीति का, और भाजपा के लोग, भाजपा के अंधभक्त लोग भी ये कहते हैं कि चाणक्य है राजनीति का, तो माफ कीजिएगा, ये वो लोग हैं जिन्हें गुजरात के अंदर तड़ी पार कर दिया गया था। ये वो गृह मंत्री जी हैं जिन पे आरोप लगे थे जासूसी के। आप गुजरात मॉडल की बात करा करते थे, मैं दावे के साथ कहता हूं तब भी ये जासूसी का मॉडल वहां था, और आज देश के अंदर भी ये जासूसी का मॉडल थोप दिया है। ये गुजरात मॉडल है। डेवलपमेंट के तौर पर जिस तरह से गुजरात मॉडल को दिखाने की कोशिश की गई, उसके विपरीत मैं कहना चाहता हूं तब भी जासूसी का दौर था। अपने कर्मचारियों पर, अपने ब्यूरोक्रेट्स पर, अपने सहयोगी नेताओं पर, विपक्ष पर, वही काम आज आकर के देश की इस केंद्रीय सरकार में ये लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग जब राजनेता, कर्मचारी, अधिकारियों के साथ साथ जब पत्रकारों की बात करें तो कई महिलाओं का ऐसा जिक्र आता है जो कि देश के रक्षा विभाग को कवर करती, और उस रक्षा विभाग को कवर करने वाली हमारे इन पत्रकार साथियों को जिस तरह से जासूसी के उस सॉफ्टवेयर में डाला गया, यहां मोदी सरकार जी का चरित्र उभर करके आता है कि महिला सुरक्षा की बात करने वाले लोग आखिर इन महिलाओं के साथ क्या जानना चाहते थे, जबकि पत्रकारों का सीधे तौर पर यह दावा है कि हम जो जानते हैं अगले दिन हम अपने समाचार पत्रों में अपनी रिपोर्ट के माध्यम से देश की जनता को बता देते हैं, देश की सरकार को बता देते हैं आखिर सरकार क्या जानना चाहती थी। यह बड़ा प्रश्न है। और तो और उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की कैबिनेट मंत्री सुना है एक सहयोगी को, उसको भी जांच के दायरे में रखा, उस पर भी जासूसी बैठाई गई। यानी कि आज पत्रकार साथियों पे जासूसी, अपनी कैबिनेट की महिला साथियों पे जासूसी, आज केंद्र में रहते उन पे आरोप लगे। यही आरोप जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात की सरकार में हुआ करते थे तब भी लगते थे। लेकिन दुख और अफसोस की बात यह कि एक भी महिला मंत्री जो कल तक सड़कों पर बैठा करती थी, चूड़ियां बांटा करती थी सरकार में, सरकार के खिलाफ धरने दिया करती थी, आज एक भी महिला नेत्री इतनी हिम्मत नहीं रखती है कि सवाल पूछ सकें। तो मेरा उनसे भी प्रश्न है,
खास तौर से स्मृति ईरानी जी, जो कहीं ना कहीं वो भी इस जासूसी के दायरे में है, उन पे भी निगरानी रखी जा रही होगी, लेकिन आज वो भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। उसके साथ साथ देश की वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार इसमें स्मिता शर्मा जी हैं, रोहिणी सिंह जी हैं, जिन पत्रकारों ने पिछले 7 सालों में सरकारों से प्रश्न पूछे हैं, ये हिम्मत दिखाई है, ये जज्बा दिखाया है कि वो सरकार से सवाल पूछ सकें, चाहे वो सवाल राफेल डील को लेकर के रहे हों या इस देश के अंदर बनने वाली नीतियों को लेकर के रहे हों। निर्भीकता के साथ जिन्होंने सरकार से प्रश्न पूछे, उन पत्रकारों के नाम इस जासूसी की सूची में दुख होता है साथियों। इसीलिए मैं इस सरकार से कुछ सवाल है साथियों, जो आपके द्वारा ये रखना चाहता हूं। आखिर मोदी सरकार संसद के अंदर इस बहस से भाग क्यों रही? क्यों नहीं देश की जनता को सच बताने के लिए कांग्रेस की जो मांग है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी हुई समिति के साथ इसकी जांच होनी चाहिए, क्यों आखिर इसको स्वीकार नहीं करते? क्यों लोकसभा के अंदर बहस नहीं कराते? क्यों आखिर जेपीसी का गठन करते हैं? यह सवाल मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं। दूसरा सवाल, यदि देश भारत की सुरक्षा में एजेंसियों, न्यायपालिका, देश के चुनाव आयुक्त, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं की जासूसी, यदि ये देशद्रोह नहीं है और यदि ये राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है, तो फिर क्या है? इसका भी भाजपा जवाब दे। यदि देश के तमाम ऐसे वर्ग को आप जासूसी उसमें रख देंगे, तो देश कहां सुरक्षित है? लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त की जासूसी कराना, विपक्ष के नेताओं के फोन को हैक कराना, इसके पीछे क्या मकसद था, यह भी भाजपा बताए। दूसरा, कांग्रेस की जो मांग है, जो सरकार से लगातार एक जानकारी देश के लिए चाहती, वो आखिर क्यों नहीं बताती कि ये इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस कब खरीदा गया है, किस रक्षा मंत्री ने साइन की, कितना पैसा खर्च हुआ, इसका ब्यौरा देश की जनता को क्यों नहीं बताते हैं? और इसका उद्देश्य क्या था, यह क्यों नहीं बताया जाता है? साथियों, मैं जब इस पूरे प्रकरण को देखता हूं तो मन में कई इस तरह के प्रश्न आज खड़े होते हैं। प्रश्न यह भी उठता है, जब हिंदुस्तान के चीफ सीजीआई साहब, गगोई साहब न्यायाधीश थे, उस समय राफेल को लेकर के बड़ी जांच चल रही थी, तो आज तो प्रश्न यह भी उठता है कि कहीं ना कहीं इसका प्रयोग भ्रष्टाचार के ऊपर, जो बार बार सवाल उठ रहे थे, कहीं अपने अपराधों को छुपाने के लिए, तो कहीं इस सॉफ्टवेयर को प्रयोग करते हुए इस जांच को प्रभावित करने की तो कोशिश नहीं की गई। राफेल डील पे चल रहे इतने बड़े मसले में, इतने भ्रष्टाचार के इतने बड़े मसले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश तो नहीं की गई? क्या राफेल डील में हो रही जांच को प्रभावित करने के लिए तो क्या इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं किया गया? मेरा दावा है कि कहीं ना कहीं इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जांच को प्रभावित, लोगों को दबाने की कोशिश या भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की गई। यह मेरा सीधा आरोप नहीं है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ पिछले कई चुनावों से लगातार इस सरकार पर आरोप लगते रहे, आरोप इलेक्शन आयोग के ऊपर भी लगते रहे। आज तो यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं तत्कालीन चुनाव आयुक्त हो सकता है कहीं ना कहीं इस तरह के दबाव और प्रेशर में भी रहा है।
अन्यथा ईवीएम पर उठने वाले जो प्रश्न हैं, ईवीएम पर लगने वाले जो आरोप हैं, मैं आज कहना चाहता हूं, यदि किसी का भी, मेरा, आपका, किसी भी देशवासी का यदि फोन बगैर किसी इन्फॉर्म किए, बगैर किसी मैसेज, बगैर किसी लिंक, बगैर किसी मिस्ड कॉल के द्वारा हैक किया जा सकता है, तो क्या देश की ईवीएम मशीनों को हैक करने का काम मोदी सरकार नहीं कर सकती? अब तो प्रश्न यह भी उठता है, क्या देश के चुनाव निष्पक्ष हैं? यह बात फिर से जांच का विषय है। यह बात इसलिए उठने लगी है कि जिस तरह से आज किसी भी व्यक्ति के घर बैठे बिठाए सरकार आपके मोबाइल में जो आप पढ़ रहे हैं वो मोदी जी और अमित शाह जी भी पढ़ रहे हैं। यदि ये काम घर में बैठ के किया जा सकता है तो देश की जो ईवीएम मशीन है, जिस पे हमारे देश का लोकतंत्र बनता है, सरकारों का गठन होता है, उन ईवीएम की क्या गारंटी की है वो सुरक्षित नहीं है। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, एक दो उदाहरणों के साथ, इनके सोशल मीडिया के इंचार्ज इलेक्शन आयुक्त से पहले डेट की तारीखें तय कर देते हैं। कैसे पता चलता है इनको? कहीं ना कहीं इलेक्शन आयुक्त का मोबाइल यदि हैक हुआ होगा, जानकारी हुई होगी, तभी बीजेपी के नेता इस तरह की बातें करते हैं, इसी तरह की तारीखों की घोषणा करते हैं। कई ऐसे मौकों पर देखा गया है कि जहां सरकार से पहले बीजेपी के नेताओं के पास खबरें थी। ये क्या दिखाता है? ये क्या दर्शाता है साथियों? ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि बीजेपी के नेताओं पे खबरें पहले पहुंच जाती हैं। कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोग अपने उद्देश्य और अपनी सरकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपनी पार्टी की उद्देश्य के लिए इस सॉफ्टवेयर का दुरुपयोग करते रहे होंगे। इसकी जांच होनी चाहिए साथियों। मैं ये सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, जो आज तक भाजपा झूठ बोलती रही है, झूठ बोल करके सरकार बनाती रही, देश के लोगों को गुमराह करती रही, जिसको देशवासी अब शायद अब से पहले भारतीय झूठी पार्टी कहा करते थे, इस पूरे प्रकरण के बाद मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी आज से भारतीय जासूस पार्टी के तौर पर जानी जाएगी। और ये प्रमाण है, ये सॉफ्टवेयर इस बात का कि बीजेपी ने और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो आज देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के तौर पर सरकार में बैठे हुए हैं, ये लोग निरंतर देश के आम जनमानस की जिंदगी में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हमारे और आपके घर में बैठी धी, बेटी, माँ, बहन जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं, उनके जीवन में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये खतरा केवल आम जनमानस को नहीं है, खतरा देश की सुरक्षा का भी है, देश के लोकतंत्र का भी है कि इस तरह के टूल का प्रयोग करके, इस तरह के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके आप आखिर क्या करना चाहते हैं। तो साथियों, आज के इस विषय पर मेरे साथ कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी हैं। वो भी इस पे आगे 1 मिनट का अपना पक्ष रखेंगे। आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी। बहुत ही विस्तार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल चौधरी जी ने इस पूरे प्रकरण पर चर्चा की है, प्रकाश डाला है और कुछ सीधे सवाल वर्तमान केंद्र सरकार से और भाजपा से पूछे हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया है। ये बात कहते हुए कि ये जो स्पाईवेयर पेगासस है, जो एनएसओ कंपनी इजराइल की है, जो उसको बेचती है, वो सरकार को ही बेचा जा सकता है। एनएसओ के चार्टर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसका इस्तेमाल टेररिज्म और क्राइम को रोकने के लिए किया जा सकता है। साफ तस्वीर है कि ये स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर मोदी सरकार ने खरीदा है, मोदी सरकार की सहमति से एजेंसीज ने खरीदा है। अब वो ये बताएं कि तो 300 लोगों की लिस्ट, जिसमें भारतीयों के 300 लोगों के नाम हैं, जो पूरे विश्व के 17 बड़े समाचार समूह हैं, ग्रुप्स हैं, जिन्होंने महीनों की जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पूरे विश्व में 50,000 से ज़्यादा लोगों को इस स्पाईवेयर के माध्यम से
स्नूपिंग के काम में, जासूसी के तहत रखा गया है, जिसमें से 300 भारतीयों के नाम हैं, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस देश के चुनिंदा पत्रकार हैं, राजनेता हैं, शिक्षाविद हैं, सामाजिक लोग हैं, जिसके बारे में अनिल जी ने अभी आपको बताया। क्या वो लोग आतंकवादी हैं, अपराधी हैं? उनका नाम बताए सरकार, क्योंकि हम बिल्कुल साफ रूप से ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने ही ये सॉफ्टवेयर खरीदा है, सरकार ने ही ये स्पाईवेयर खरीदा है, क्योंकि ऐसा एनएसओ का चार्टर कहता है। और अगर सरकार ने खरीदा है तो कितने में खरीदा है? कौन कौन से ऐसे अपराधी जिनको मानती है वो लोग हैं जो 300 लोगों में उनको चुनिंदा रूप से मानते हैं। हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मसले पर सफाई पेश करें, अपना बयान जारी करें। आज दिन तक पिछले एक हफ्ते से लगातार इस मामले को उठाया जा रहा है, एक लाइन, एक बयान इन दोनों का नहीं आया है। और पार्लियामेंट में गृह मंत्री ने अगर बयान भी दिया तो वो एक आपराधिक मानसिकता से ग्रस्त होकर बयान दिया, जिसके बारे में पूरी दुनिया और पूरा देश की जनता उनके बारे में जानती है। हम उनका इस्तीफा मांग करते हैं, देश हित में उनके इस्तीफे की मांग करते हैं कि वो अपना इस्तीफा दें, क्योंकि छोटा काम नहीं, जघन्य अपराध है। भारत के संविधान में, भारत के कानून के अंदर इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया, किसी प्रकार की जासूसी किसी व्यक्ति की नहीं की जा सकती, ये कानूनन खिलाफ है। तो हमारा यही कहना है कि पिछले 3-4 दिन से लगातार हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता श्री राहुल गांधी भी इस बारे में बोलते चले आ रहे हैं। उन्होंने भी पूछा है कि हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसको सुन रहे हैं, किसकी जानकारी हासिल कर रहे हैं। और अभी जो ईवीएम का जिक्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने किया है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब इस प्रकार का स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर बन सकता है, जिसमें टेलीफोन में कोई चीज, चाहे वो ईमेल हो, एसएमएस हो, व्हाट्सएप हो, चैट हो, अकाउंट्स हो, फोटोग्राफ्स हो, वीडियोस हो, उसको नहीं छुपाया जा सकता, तो क्या ऐसी ही कोई कंपनी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर और स्पाईवेयर नहीं बना सकती जो रिमोट कंट्रोल से हमारे ईवीएम को हैक करके इस देश की जो आज की वर्तमान सरकार है, इसको सत्ता में नहीं बिठा सकती? आज इनका एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी अपने बयानों पर मीडिया में पब्लिकली इस बात का उल्लेख करता है कि जब तक ईवीएम है तब तक भाजपा की सरकार रहेगी। हम दावे के साथ कह सकते हैं, और बार बार कांग्रेस पार्टी इस बात को दोहराती रही है कि ईवीएम में घपला है, ईवीएम को हैक किया जाता है, और आज देश की जनता इस बात से इत्तेफाक करती है। एक बात भी यहां पर इसके साथ ही और कहना चाहूंगा अनिल जी की इजाजत से, कि कल जो स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया कि देश के अंदर ऑक्सीजन से किसी कोरोना मरीज की मृत्यु नहीं हुई है, बहुत ही शर्मनाक है, लज्जित करने वाला है और गैर जिम्मेदाराना बयान है। जबकि उनके दूसरे मंत्री, और मैं समझता हूं कि यार भाजपा के अंदर और केंद्र सरकार के अंदर श्रीमान मोदी के बराबर का कोई कद रखता है और साख रखता है तो उसका नाम है गडकरी, नितिन गडकरी जी। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने बयान में कहा है, पब्लिक डोमेन में कहा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से, कुप्रबंधन के कारण से देश के अंदर मृत्यु हुई है। आज विश्व की कितनी एजेंसीज जो इसमें रिसर्च कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं, उन्होंने दावा किया है कि हिंदुस्तान में 50 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है, और उसमें अधिकतर लोगों से मृत्यु ऑक्सीजन के कुप्रबंधन से हुई है। तो ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि ये बयान जो उन्होंने दिया है स्वास्थ्य मंत्री ने, ये बहुत ही शर्मनाक बयान है। उनको माफी मांगना चाहिए, अपने बयान को वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद हरिशंकर जी। मैं आग्रह करूंगा मेरे एक और साथी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्री आदर्श शास्त्री जी से कि वो भी इस पे और विस्तार से 2 मिनट में अपना पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी।
इस बारे में बहुत विस्तार से अध्यक्ष जी ने, हरि जी ने अपनी बात रखी। मैं टेक्नोलॉजी और विश्व स्तर पे किस तरह से पेगासस के माध्यम से, ये स्पाईवेयर के माध्यम से जासूसी की जा रही है, इसके बारे में बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो ये बात ये विश्व के बड़े 14 पत्रकार, न्यूज़ जर्नलिस्ट, अखबार के माध्यम से आई, वरिष्ठ अखबार ली गार्डियन, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ली मॉन्ड, इन सब के माध्यम से, इसमें एक बात बड़ी साफ निकल के आई है। इसमें अधिकांश जो देश हैं जहाँ पे उन देश की सरकारों ने ये स्पाईवेयर का खरीद के इस्तेमाल किया, उन देशों की दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और समानता है। इन सभी देशों में लोकतंत्र का जो इंडेक्स है, जो फ्रीडम इंडेक्स है, वो बहुत नीचे गिर चुका है। चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे वो हंगरी हो, चाहे वो मेक्सिको हो, और उसी में भारत भी है। इशारा इस बात की तरफ है कि पेगासस सॉफ्टवेयर उन्हीं देशों में, उन्हीं सरकारों ने खरीदा है जो लोकतंत्र को महत्वपूर्ण नहीं मानती, और ये सभी देश उस तरह के हैं। दूसरी एक और ख़ास बात है, यूनाइटेड नेशंस और अलग अलग दुनिया की एजेंसी मानवीय अधिकार का जो विश्लेषण करती है, ह्यूमन राइट्स का जो स्कोरिंग और इंडिकेशन बनाती है, उसमें भी अधिकांश वही देश हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकार के रैंक सबसे नीचे स्तर पे है। और आज पिछले 7 वर्षों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ने मानवीय अधिकार या लोकतंत्र दोनों की हत्या करने में देश को सबसे अव्वल नंबर पर खड़ा किया। और ये बात इससे साफ है कि पेगासस सॉफ्टवेयर जैसा स्पाईवेयर वही देश इस्तेमाल कर रहे हैं, वही देश खरीद रहे हैं जो ना लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ना मानवीय अधिकार में विश्वास रखते हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अपने देश में अगर देखें और दिल्ली में अगर देखें, तो आज जहाँ पे सारा विपक्ष, सारा देश इस बात को उजागर कर रहा है कि किस तरह से स्पाईवेयर के माध्यम से अलग अलग विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी और भी बहुत ऐसे नेताओं के ऊपर जासूसी की जा रही है, अलग अलग पत्रकारों पे जो कि हिम्मत रखते हैं सवाल पूछने की ताकत को, सरकार को, उनके ऊपर सवाल, उनके ऊपर ये जासूसी की जा रही है। साथ में मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कि वो क्यों चुप हैं। 7-8 वर्षों से लोकतंत्र की बात करते हैं, मानवीय अधिकार की बात करते हैं, आज़ाद देश की आज़ादी की बात करते हैं, तमके अलग अलग लगा के घूमते हैं लोकतंत्र के। मगर ये एक हफ्ते से ये सब इस बात पे चर्चा हो रही है, पूरे देश में एक आग इस बात को लेके चल रही है। मगर अरविंद केजरीवाल, या मैं कहूँ अरविंद शाह, क्यों चुप है? दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों इस बात पे कोई भी अपनी बात नहीं व्यक्त कर रहा, कोई अपनी बात नहीं रख रहे? इस बात से बिल्कुल दोबारा इसे सिद्ध होता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की बी टीम है और उन्हीं के इशारों पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदर जी। मैं अंत में तमाम साथियों का अभिनंदन के साथ पुनः एक मांग करता हूं कि सरकार इन सवालों के जवाब दे। आखिर इस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या देश के लोकतंत्र को खतरा नहीं है देश के राजनेताओं, पत्रकारों की जांच कराना, जो सरकार से प्रश्न पूछते हैं, जो सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हैं, सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछते हैं? क्या उन आवाज़ों को दबाने की तो कोशिश नहीं थी? राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व को जो लगातार 2014 से बाद से आज तक देशवासियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, देश की
जो देश विरोधी नीतियां उस पर प्रश्न पूछते हैं, ये हिम्मत रखते हैं, तो क्या राहुल जी को डराने धमकाने का प्रयास था? जासूसी करके आवाज़ को चुप करने की कोशिश थी? हम ये कहना चाहते हैं कि राहुल जी जिस निडरता के साथ सरकार से प्रश्न पूछते हैं, आंखों में आंखें डाल के, वही कांग्रेस का कार्यकर्ता सवाल पूछता है। और इसीलिए इन सवालों के जवाब जब तक ये सरकार नहीं देगी, तब तक मैं समझता हूँ कांग्रेस का कार्यकर्ता ये सवाल पूछता रहेगा। हम सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट तक ये सवाल पूछ रहे हैं और इसलिए मांग करते हैं कि ये जांच होनी चाहिए। जांच होने तक अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़नी चाहिए, क्योंकि ये कम से कम देशवासियों की सुरक्षा का मसला है और जो सरकारों का चरित्र उभर करके आया है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, गुजरात मॉडल की बात करने वाले लोगों ने आज देश को गुजरात मॉडल, विकास का तो मॉडल बना नहीं, लेकिन जासूसी का मॉडल जरूर दे दिया है, जिससे कि देश हित में कुछ भी नहीं है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री से हम जरूर ये आशा रखते थे, जो आदर्श जी ने सवाल पूछा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक चुप क्यों हैं, क्या इस जासूसी के साथ वो सहमत हैं? क्या इस भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व अमित शाह और मोदी जी के फैसले में वो सहमत हैं? ये बड़ा अफसोसजनक है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से ही मैं पूछना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार के मसले पर, देश की जासूसी, देश के नेताओं की जासूसी में क्या वो मोदी और अमित शाह के साथ हैं? यदि अन्यथा ऐसा नहीं है तो अब तक उनकी पार्टी और उनका क्यों अभी तक बयान या उनका कोई विरोध या कोई मांग अभी तक क्यों नहीं आई? इसीलिए हमारा ये दावा कि अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं और बी टीम के रूप में दिल्ली की जनता को गुमराह करते हैं। तो आप लोगों ने आज जो बातें हमारी सुनी, ये जनता की बातें हैं, जनता की मांगे हैं और इसलिए इस मांग के साथ कि अमित शाह इस्तीफा दे, देश के प्रधानमंत्री तब तक गद्दी छोड़े जब तक ये जांच ना हो जाए और देश की जनता को सच बताने से आखिर वो कतरा क्यों रहें, घबरा क्यों रहें, क्यों आखिर पार्लियामेंट में जांच नहीं, डिबेट नहीं करते हैं, जांच के लिए कमेटी नहीं बनाते हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच नहीं हो सकती, क्यों आखिर इन सवालों के जवाब नहीं देते कि इस सॉफ्टवेयर पे कितना खर्च हुआ, कब MOU हुआ, कब इसकी खरीद हुई, कौन इसकी जांच के दायरे में थे, कौन वो नाम थे जो सरकार जिनकी जांच कराना चाहती थी, कोई ऑर्डर हुआ नहीं हुआ। इस तमाम विषयों पर देश के सामने सच आना चाहिए। यही मांग राहुल जी की है, यही कांग्रेस पार्टी की, और ये मांग हमारी जब तक नहीं मानी जाएगी, कांग्रेस पार्टी सच के लिए लड़ती रहेगी। धन्यवाद। ये जो स्टेनलेस टैंक है, स्टेनलेस टैंक जो भी एक्सपायर होते हैं, स्वामी तो सर उनके ईमेल पे भी डाला गया था कि हैकिंग सॉफ्टवेयर डाला गया था, तो उसके पीछे भी NSO या फिर बीजेपी ने मिलकर डाला था। देखिए, बार बार हम ये कह रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, आखिर इन्होंने जो देश के 300 लोग जो नाम है, जो अभी पहली सूची में जो नाम निकल करके आ रहे हैं, वो लोग कौन हैं? वो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज सेवी लोग हैं, जैसे स्टालिन का आपने जिक्र किया, देश के वो विपक्ष के नेता हैं जो सरकारों से प्रश्न पूछते हैं। तो पहली दृष्टि में, पहली नज़र में जो मुझे लगता है सीधे सीधे इस सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा, जो मोदी और अमित शाह से सवाल पूछेगा, जो देश की लिए जो नीतियां बन रही है, जो देश के लोगों के विरोध के लिए जो नीतियां बन रही हैं, उन नीतियों के खिलाफ जो प्रश्न आएगा, तो सरकार कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने डर के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रही है, जो कि बहुत ही घातक और खतरनाक है। बोले थे कि हमारा कोई आदमी हमने गवर्नमेंट को कोई लिस्ट नहीं दी है, ना हमने प्रोवाइड की है, हमने फिर गवर्नमेंट को सॉफ्टवेयर भेजा है। ये अभी भी NSO के बयान है। यदि NSO ये बोल रहा है तो देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री आखिर पार्लियामेंट में डिस्कशन से बच क्यों नहीं? आखिर एक समिति बना करके जांच क्यों नहीं की जा रही? बेचने का स्वीकार तो वहाँ की बेचने वाली कंपनी कर रही है, लेकिन देश की सरकार इसको स्वीकार कब करेगी? इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये देखिए, जो आप बात कर रहे हैं NSO की, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि वर्ल्ड के जो टॉप मीडिया हाउसेज हैं, जिनके पास सूचनाएं हैं, वो सूचना के अनुसार पूरे विश्व के अंदर 50,000 लोगों की जासूसी की जा रही है इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, अलग अलग देशों में। और जैसे मेरे साथी ने कहा कि ये जो उदाहरण के तौर पे जो देश के नाम लिए जा रहे हैं, उन देशों में लोकतंत्र की आप स्थिति देखें तो वहाँ की स्थिति बल्कि निम्न स्तर पर है, निचले स्तर पर है। तो आज देश के अंदर भी, हमारे देश में भी जो लोकतंत्र का हम खतरा बोला करते थे, आज मैं कहना चाहता हूँ कि देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है। और ये सबूत है इस बात का कि इलेक्शन आयोग के आयुक्त का फ़ोन हैक कर लेना, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले हैकिंग करना, ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं कुछ तो रहा होगा,
कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो कंट्रोल में सरकार लेना चाहती थी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो दावे हम कर रहे हैं कि इस जासूसी के तहत सरकार ने जो अपना एक डर, अपना खौफ, डर हार का भी हो सकता है, डर अपने जो भ्रष्टाचार है वो जग उजागर होगा, ये तमाम वो बातें हैं। इसलिए इस पर जरूरी है एक जांच होनी चाहिए और न्यायाधीश के अंडर में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक समिति बने, वो जांच करे, पार्लियामेंट की कमेटी वो जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल आंतरिक सुरक्षा का मसला है, देश के लोकतंत्र का भी एक बड़ा मसला है जिसको बचाया जाना बहुत जरूरी है। देखिए, किसानों को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही किसान के साथ खड़ी है और इस अन्नदाता के लिए ये कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं है। ये किसान देश की आत्मा है, ये अन्नदाता है। इस अन्नदाता के लिए जो योजनाएं बनाई है कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। ये अन्नदाता हमारा पेट भरता है, इस देश की तरक्की में अपना सहयोग करता है। अफसोस इस बात का है कि ये निरंकुशी जो शासक बैठे हुए हैं, ये सरकार किसानों के आंदोलन को दबाना चाहती है। किसानों को ये भूल जाते हैं कि ये भी हमारे देश के नागरिक हैं। इसलिए किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी का हमेशा समर्थन रहा है, समर्थन है और रहेगा। किसानों के मामले में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये सरकार जिस तरह से तानाशाही रवैया अपना करके पिछले 8 से 9 महीने किसानों की सुध नहीं ले रही है, सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है। किसान अपनी बात लेकर के उनके द्वार तक आना चाहते हैं, उनको खदेड़ा जाता है, उनको मारा जाता है। ये कौन सा शासन है? तो जिस तरह से जासूसी की जा रही है, मुझे तो ये भी संदेह कहीं ना कहीं किसानों के जो फ़ोन नंबर है, जो मोबाइल है, उनको भी हैकिंग करने का काम भाजपा की सरकार, भाजपा के लोग कर रहे होंगे। मेरा ये भी दावा, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इनके साथ भी कहीं इस तरह का सलूक ना किया जा रहा हो। और जिस तरह की पहली लिस्ट में नाम आए, मुझे तो ये कहते हुए बड़ी कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं होगी कि देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकार से प्रश्न पूछता हो, ऐसा कोई समाज सेवी, ऐसा कोई अधिकारी, पत्रकार जो सरकार की नीतियों पे सवाल उठाता है, सरकार के कामों पे प्रश्न पूछता है, मुझे नहीं लगता कि इस जांच के, इस जासूसी के दायरे से बाहर होगा। इसलिए प्रायोरिटी पे राहुल गांधी का नाम ये उदाहरण है इस बात का कि हिंदुस्तान की राजनीति में यदि कोई प्रश्न पूछने की हिम्मत रखता है तो राहुल गांधी है। वही राहुल गांधी है जो किसानों के मसले पे, भूमि अधिग्रहण से लेकर के किसानों के मसले पर, हर विषय पे राहुल गांधी सवाल पूछते हैं। राफेल डील को लेकर के प्रश्न उठाने वाले राहुल गांधी हैं। तो जब इस तरह के प्रश्न, भ्रष्टाचार के प्रश्न देश की जनता के सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार घबराती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह घबरा करके क्यों आखिर राहुल जी के पीछे इस तरह की जासूसी के लिए टीम लगाते हैं, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। कर्नाटक की सरकार का आपने उदाहरण देखा, किस तरह से कर्नाटक पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी का भी नाम आ रहा है, उनके परिवार का नाम आ रहा है, चीफ जस्टिस का नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस जांच के दायरे में वो तमाम लोग हैं जो भाजपा और केंद्र की जो विफल नीतियां हैं, देश विरोधी जो नीतियां, उनके खिलाफ जो प्रश्न पूछेगा, चाहे वो पत्रकार है या राजनेता है, समाज सेवी है, उनको शायद जासूसी की सूची में डाला गया है और इसी के लिए सॉफ्टवेयर का शायद परचेज भी किया गया। थैंक यू।